सक्सेसफुल होने के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, सिग्निफिकेंट बनने के ऊपर काम करो, फिर आप देखोगे कि सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक पड़ा है आपने थंबनेल में। आज हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल जी के बारे में। कैसे एक 17 साल का ऑर्डिनरी लड़का जो कभी सिम बेचा करता था, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल से आज इन्होंने 75,000 करोड़ की कंपनी बना दी है। आज हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल जी की पूरी ओयो से लेकर के आईपीओ तक के सफर के बारे में। तो अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो या अपने खोले हुए स्टार्टअप के अंदर अपनी कॉम्पिटिटर को खत्म करना चाहते हो या फिर पूरे इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बनना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम ओयो के बारे में पूरी केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेसन, काफी सारे बिजनेस लेसन, इंसाइटफुल लेसन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। चलिए जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। नाम रितेश अग्रवाल, उम्र 28 साल, कंपनी ओयो, नेटवर्थ 7200 करोड़, दुनिया के दूसरे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर। बने कैसे? बचपन से ही रितेश का मन कभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन पे रहा ही नहीं। इनका हमेशा मन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों पे ही रहता था। ये थे भैया मरवाड़ी फैमिली से, और मरवाड़ी हो चाहे गुजराती हो, हम सभी जानते हैं उनके नस में ही बिजनेस दौड़ता है। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने सिम बेचना शुरू कर दिया। अब देखा जाए तो इन्होंने बेसिक स्टडीज भी कंप्लीट कर ली अपने होम टाउन के अंदर से ही। फिर ये शिफ्ट हो गए कोटा। हमारी, आपकी और सब इंजीनियर की पसंद, पहली पसंद कोटा। पर भाई यहाँ पढ़ते कैसे? इनका मन तो पढ़ाई में था ही नहीं। इनका सीधा सीधी मन था कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, ना कि एम्प्लॉयमेंट लेना है। इन्होंने बचपन में ही अपनी बड़ी बहन से नाम सुन लिया था एंटरप्रेन्योरशिप का। इन पे सवार हो गया था खुद कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। जहां सभी बच्चे से पूछा जाए तो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इनको कोई पूछे क्या बनना है तो बोले एंटरप्रेन्योर बनना है। अब इन्होंने भैया कोटा के अंदर एक चीज रियलाइज करी कि कोटा के अंदर जो भी स्टूडेंट्स है सभी भैया भेड़ चाल से ही चल रहे हैं, लेकिन इनको तो भेड़ चाल से चलना था नहीं, क्योंकि इनका बचपन से ही मन था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ये भैया डेली बेसिस पे कोटा से दिल्ली जाते थे। वहां पर दिल्ली के अंदर जो भी स्टार्टअप से इवेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे वहां पे कैंपस चलाए जा रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, तो वहां जाकर वो उसको अटेंड करते थे, साथ ही वहां पे इंटर्नशिप के तौर पे काम करते थे। और ये सिर्फ एग्जाम के टाइम ही कॉलेज के अंदर नजर आते थे। ये सारी बातें इन तक की सीमित थी, इनके पेरेंट्स तक को पता नहीं थी कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। सबको लग रहा था भैया कि हमने अपने रितेश को भेजा है कोटा की, वहां पढ़ाई करेगा, अच्छी डिग्री लेके आएगा, क्योंकि वहां तो भैया वो बिजनेस सेटअप करने में लगे हुए हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आप जिन 4-5 लोगों के सर्कल में उठते बैठते हो, आप भी उन्हीं के जैसा बनना शुरू कर देते हो। रितेश थे भैया स्टार्टअप की तरफ, तो उनका स्टार्टअप से रिलेटेड या फिर एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड उन्हीं से मन लगता था। तो एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली इन्होंने 2012 में ओरेबल स्टेज की स्थापना कर दी। एक्चुअली इन्होंने अपने ही बैड एक्सपीरियंस को ठीक करने के ऊपर काम किया। दो चीजें थी जो कि इनको अर्लियर लाइफ में समझ में आ गई थी, इन्होंने सीख ली थी। 8 साल की उम्र में इन्होंने कोडिंग सीख ली थी, और बचपन से ही जो इनको ट्रैवलिंग का काफी ज्यादा शौक था, और ये कोटा टू दिल्ली अपने काम से भी काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे। तो यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा लूप होल देखा इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। दो तरह के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, एक जो एंड कस्टमर फेस कर रहा है और दूसरा जो होटल इंडस्ट्री वाला ओनर्स फेस कर रहा है। सबसे पहला जो इनका एक्सपीरियंस था कस्टमर के बिहाफ से, वो ये था कि कस्टमर भैया कितना पैसा दे रहा है एक रूम के लिए। 1,000 रुपये मान लो दे रहा है, तो उसको क्या सर्विसेज के अंदर मिलने वाली उसको पता ही नहीं है। बेड खराब है, वॉश बेसिन खराब है, वॉशरूम और भी गंदा है, पानी सही से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फुल टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वाईफाई नहीं चलता है, अगर रूम एकदम कबाड़ जैसा है, चेक इन चेकआउट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ इन्होंने इस टाइप प्रॉब्लम्स को देखा। दूसरा आ गया अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो मान लो कस्टमर भैया 4,000 रुपये दे रहा है, 1,000 में 4,000 दे रहा है, तो 4,000 देने वाले कितने कस्टमर्स है? हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर या हर जगह की बात कर ले तो भैया देखा जाए तो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं। अब मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनको चाहिए चीप 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 प्राइस में बेस्ट क्वालिटी, मतलब कि एक अफोर्डेबल रेट में मुझे अच्छा सर्विस मिल जाए। अगला इन्होंने जो प्रॉब्लम ऑप्ट आउट किया होटल ओनर्स के बिहाफ से, वो इन्होंने ये देखा कि मान लो होटल को सबसे पहले तो दो कैटेगरी में उन्होंने बांटा। एक होटल जो कि बड़े बड़े होटल जिन्हें, जैसे कि उसके अंदर 100 से 150 कमरे हैं और ये पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर 10% ही है। दूसरे आते हैं छोटे छोटे होटल जिसके अंदर 10, 20, 50 या 100 के अंदर कमरे हैं, तो वो पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर 90% से भी ज्यादा अवेलेबल है। अब जब इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर 90% छोटे होटल्स वाले और होम ओनर्स ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन ही भर भर के इसमें कंपटीशन ज्यादा है और प्राइस लेवल सबने सेम रखा है। तो इसमें ज्यादातर कौन आते हैं? मिडिल क्लास के फैमिली या फिर इंडिविजुअल। उनको चाहिए सस्ता और सुंदर होटल, लेकिन वो इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे 90% इंडस्ट्री के अंदर, 90% होटल चेन के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम ही नहीं है। सबको लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है कि वो हमें कैसे सर्विसेज देंगे, हमें किस प्राइस पॉइंट पे क्या सर्विस मिलेगी। और फिर इसी मार्केट के इतने बड़े लूप होल, इतने बड़े गैप को इन्होंने फुलफिल करना शुरू किया अपनी कंपनी ओरेबल स्टेज से। ये पहुंच गए सबसे पहले भैया दिल्ली के हुड्डा सेंटर। वहां एक होटल ओनर को पकड़ा इन्होंने जो काफी मंदी के दौर से गुजर रहे थे। वहां डायरेक्टली गया, उनको अप्रोच किया कि भैया देखिए आपका जो होटल है वो चल तो रहा नहीं है, रूम वगैरह किराए पे लग नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके रूम को किराए पे चढ़ाता हूँ, आप बस मुझे उसे छोटा सा कमीशन दे देना। अब होटल वाले का क्या रिएक्शन है वो ये देखो। होटल वाला बोलता है अरे बेटा हम यहाँ 30-40 साल से काम कर रहे हैं, हमको अच्छा खासा नॉलेज है, अभी मंदी का दौर चल रहा है ना, तो इसीलिए किराएदार वगैरह नहीं आ रहे हैं।
तुम जाओ कि बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, उस पर ध्यान दो, क्या अभी बिजनेस ओनर के चक्कर में आ गया। फिर रितेश अग्रवाल ने उस ओनर को डायरेक्टली एक ही बात बोली कि देख लो भैया, अगर प्रॉफिट हुआ तो 50-50 और लॉस हुआ तो पूरा मेरा। अब भैया होटल वाले ने भी सोचा चलो हमारा मंदी के दौर से कुछ गुजर ही रहा है, हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, चलो इसको एक मौका दे देते हैं, हमारा कुछ लग रहा है नहीं, पैसा ये लगा रहा है, टाइम ये दे रहा है, सब कुछ इसको करेंगे, देखते हैं क्या कर लेता है। और बस यही एक मौका था जहां इन्होंने अपने पूरा 100% दिया और आज 100% इनका 1000% ग्रोथ हो चुका है। इन्होंने क्या किया कि 35,000 से शुरुआत करी। वहां सबसे पहले छोटे छोटे चेंजेस किए उस रूम के अंदर। देखा जाए तो क्या हो गया कि बेड खराब है तो बेड चेंज कर दो, वॉश बेसिन खराब है तो उसको चेंज करो, या फिर साफ गंदा है तो उसको साफ कर दो, वॉशरूम अच्छे से मेंटेन कर दो, पूरा चकाचक कर दो पूरा रूम को। और देखते देखते क्या हो गया कि इन्होंने क्या करा कि कस्टमर के एक्सपीरियंस लेने के लिए वो डायरेक्ट जो फ्रंट डेस्क होता है वहां भी बैठना शुरू कर दिए। कस्टमर से एकदम 1 to 1 इंटरेक्ट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या चीज आज फेस कर रहे हो जिसको हम सुधार सकते हैं अपने एंड से, आप क्या चीज है जो कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं कर सकते उसको हम और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और इतना चेंजिंग करने के बाद जब कस्टमर्स के काफी ज्यादा फुटफॉल आने लगे उस होटल के अंदर, तो भैया होटल ओनर भी खुश हो गया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भैया हमारा वहां पे भी एक होटल है, अब वहां पे भी जाके उसको भी मैनेज कर दोगे क्या। और फिर इस बार एक गुड़गांव के एक बंदे ने इनको बोला कि भैया हमारा भी एक होटल है, आप उसको भी मैनेज कर दोगे क्या। देखते देखते 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 और आज यहाँ पे इनके पास कितने सारे होटल चेंज हो चुके हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अंत में मैं बताऊंगा। लेकिन अब तक ये इनका जो पढ़ाई था वो दूसरी तरफ चल ही रहा था। अब जब ये सब चीजें इनके पेरेंट्स को पता चली तो वो तो काफी ज्यादा नाराज हुए इनसे। उनको लग रहा था कि हमारा जो बेटा रितेश है वो भैया कोटा के अंदर काफी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उनका तो यहाँ पे बिजनेस सेटअप होकर रखा है, वो ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि रितेश ने अपने पेरेंट्स को काफी अच्छे से कन्विंस किया। उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा कि देखो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा रिटर्न आ रहा है, मुझे पढ़ाई भी छोड़ देनी है और इसी पे काम करना है, मुझे 1 साल का टाइम दो, अगर कुछ हो पाए तो ठीक है, वरना फिर से मैं स्टडी पे आ जाऊंगा। इसी बीच वो पीटर थियल के फेलो भी बनते हैं, जहाँ पे क्या होता है कॉलेज से आपको ड्रॉप आउट लेना होता है और वहाँ आपको $100K मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अपने स्टार्टअप में बूस्ट मिलता है और वहाँ आपको गाइडेंस भी मिलता है। और मैं बता दूं रितेश अग्रवाल पूरे एशिया के अंदर पहले ऐसे इंसान थे जो कि थियल फेलो बने थे। अब इन्होंने अपना पूरा फोकस से अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के ऊपर लगा दिया। इन्होंने रियलाइज किया कि अब पूरे बड़े मार्केट को हमें कैटर करना है। इन्होंने देखा जब हमें 1-2 होटल, 10 होटल, 20 होटल को मैनेज कर रहे हैं तो अब हमें इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए। अपने टेक्नोलॉजी लेवरेज इन्होंने जोड़ा और अपने पास्ट में जो सीखी गई थी कोडिंग उसको यहाँ पे लेके आया, बनाया एक ऐप और 2016 में ओयो की स्थापना कर दी। और अपने लगातार हार्डवर्क और डेडिकेशन से जहां इन्होंने शुरुआत किया था 2012-13 में एक होटल से, आज इनके पास 10 लाख से भी ज्यादा कमरे हैं, 1 लाख होटल्स हैं और यूएई, यूके, यूएस, नेपाल, चाइना जैसे जैसे 80 कंट्रीज से भी ज्यादा में इनका प्रेजेंस बना हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कि कैसे ये इतनी कम समय में इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। सबसे पहला इनका स्ट्रेटजी था वो था ड्राइव रेपुटेशन बाय गुड फोरकास्टिनेशन। अब मान लो कि आप जाते हो गुड़गांव, वहां पे एक अनब्रांडेड होटल है जहाँ पे आप रूम लेने जाते हो, तो वहां क्या होता है आपको पता ही नहीं है आप क्या पेमेंट करोगे जो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। मान लो कोई 1,000 रुपये कर रहा है तो उसको तो गंदी सर्विसेज मिल रही है, कोई 4,000 रुपये कर रहा है कुछ जो कि डिसेंट अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है, तो उसको वहां भी एश्योरिटी नहीं है कि भैया वो क्या सर्विस मिलेगा उसको। तो अगर सर्विस गंदी मिली तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया, एक्सपीरियंस खराब हो गया तो दोबारा वो अगर उस एरिया में जाता है तो उस होटल को वो पहले फोरकास्ट कर लेगा, उसके माइंड में आ जाएगा कि भैया वो होटल सर्विस गंदी देता है, मुझे उसके अंदर नहीं जाना। दूसरी तरफ अगर आप ओयो रूम्स के अंदर जाते हो, बोले तो ओन योर ओन रूम्स के अंदर जाते हो, तो वहां आपको इन 8 चीजों की एश्योरिटी पहले ही मिल जाती है। सबसे पहला कि गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड वाटर सप्लाई, फैन या फिर एसी मिल जाएगा, आपको बेड साफ सुथरा मिल जाएगा, आपको क्लीनेस मिल जाएगा चाहे वॉश बेसिन हो चाहे वॉशरूम के अंदर हो, और मिल जाएगा आपको भैया गुड अप्लायंसेस मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, साथ ही फूड जो है वो भी टाइम के अंदर मिल जाएगा। मतलब कि ये 8 चीजों की वो काफी अच्छा सिक्योरिटी दे रहे थे। मैं कस्टमर को पहले ही फोरकास्ट वो कर लेता था अगली बार जाने से पहले, भैया ओयो रूम्स में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ये चीजें तो मिलनी ही मिलनी है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो जब फोरकास्टिनेशन गुड हो गया तो कस्टमर रिपीट आएगा तो वहीं पे आएगा, और जब रिपीट आएगा तो ना सिर्फ रिपीट खुद आएगा बल्कि दूसरों को रिकमेंड भी करेगा। तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली कि होटल्स वालों को तो अच्छा बेनिफिट मिलता ही है, इनका कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा बनता है। अगला इन्होंने काम किया होटल के मैनेजमेंट के ऊपर, बोले तो दूसरा स्ट्रेटजी है इनका एग्रीगेटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसके अंदर इन्होंने बोला होटल ओनर्स को कि भैया आप होटल के मालिक, आप आराम से बैठो, हम आपके लिए सारा काम करके देंगे आपको। तो होटल ओनर्स वाले बोले कि आप कैसे करके दोगे, तो इन्होंने बोला कि हम आपके कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस क्वालिटी देंगे। तो बोला वो कैसे करोगे, तो ओयो बोलता है कि भैया आपके कस्टमर तो सिर्फ रेंटर्स हैं, लेकिन हमारे कस्टमर रेंटर्स भी हैं और आप भी हो। जैसे कि हम उनको खुश करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देके खुश करेंगे, वो आपको प्रॉफिट देके खुश करेंगे तो आप अल्टीमेटली हमको खुश करेंगे। हम आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उनको यूनिफॉर्म देंगे, कैसे काम करना है, किस तरह से मैनेज करना है चीजों को, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, मतलब वेल ट्रेंड करेंगे उसको, यहाँ पे कस्टमर्स को लगेगा कि लॉयल्टी वाला फील आएगा। तो कस्टमर्स को जब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट भी देगा। और इन सारे मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगा हमारा एक क्लस्टर मैनेजर। इन्होंने क्या करा है कि यार 6 होटल्स के ऊपर एक क्लस्टर मैनेजर बैठाया हुआ है जो कि 6 वर्किंग डेज में 6 होटल्स को मैनेज करेगा। जैसे हर दिन वो एक होटल में जाएगा, वहां जाकर ऑडिट मारेगा, देखेगा क्या चीजें सही से काम कर रही है, क्या चीजें सही से काम नहीं कर रही है, बेड सही से है कि नहीं, फैन ऐसे चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है तो उसको भैया ब्लैक रूम घोषित कर दो, उस रूम की बुकिंग ही नहीं होनी है।
और देखा जाए तो वाईफाई की स्पीड तक चेक करता है। मतलब कि समझ लो ये अपने काम के लिए किस हद तक डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर होटल ओनर वाला बोलता है कि भाई चलो ठीक है मैं समझ गया, लगता है आप मेरे कस्टमर्स को एकदम अच्छा एक्सपीरियंस दोगे जिससे कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 सवाल हैं। 3 सवाल क्या क्या है? तो अगर हम यहाँ इस लोकेशन पे कई सारे होटल्स वाले हैं तो वो कैसे है सो मेरे ही होटल के पास आएगा। दूसरा कि मैं उनको सिक्योरिटी कैसे दूंगा कि मैं इतनी सारी बेस्ट बेस्ट सर्विसेज दे रहा हूँ। और तीसरा कि वो हमारे होटल पे चेक इन कैसे करेंगे, मतलब कि अपने होटल को बुक कैसे करेंगे। तो यहाँ इनका अगला स्ट्रेटेजी निकल के आता है तीसरा, जो कि टेक्नोलॉजी लिवरेज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? लोकेशन के ऊपर। तो भैया ओयो जो है वही होटल को ऑनबोर्ड करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि मॉल के नजदीक हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास हो, एयरपोर्ट के पास हो, कॉर्पोरेट हब के पास हो, या फिर किसी मेन मार्केट के हो। मतलब कि देखा जाए तो जहाँ ज्यादा आवागमन हो लोगों का वो होटल वहीं पे होना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी जल्दी वो होटल मिल सके। एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था एसियोरिटी का कि हम वो सर्विसेज दे रहे हैं तो एसियोरिटी कैसे देंगे। तो इन्होंने बोला अगर हम आपके होटल्स को लिस्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हम सिर्फ उन्हीं उन्हीं रूम्स की बुकिंग करेंगे जो रूम्स कस्टमर को, हमारे एंड कस्टमर को डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दे सकता है। साथ ही उसकी जो फोटोज लगाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी पूरा जेन्युइन होगा। मतलब कि जो फोटोज में दिखाया गया है वही इनको फिजिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि धोखाधड़ी हो जाए, हमने दिखाया कुछ और हमको मिला कुछ। तीसरा प्रॉब्लम था कि हमारे रूम्स को कोई बुक कैसे करेगा। तो इन्होंने क्या करा कि अपना जो ऐप बनाया वो इतना फनल उसका शॉर्ट कर दिया। इन्होंने देखा कि ये लोगों का अटेंशन जो स्पैन है वो काफी ज्यादा कम होते जा रहा है। मतलब कि लोगों को जल्दी से जल्दी चीजें चाहिए। इन्होंने क्या करा कि 3 क्लिक्स 5 सेकंड्स आपका रूम बुक। मतलब इन्होंने ऑनलाइन होटल बुकिंग का जो फनल है इतना ज्यादा शॉर्ट कर दिया, इतना इजी टू यूज बना दिया उसको कि कोई भी 3 क्लिक पे कोई भी अपना रूम बुक कर सकता है। चौथा जो इनका स्ट्रेटजी है वो है कल्चरल और एफिशिएंट टीम के ऊपर। अब भैया इनकी जो भी टीम्स है वो दो तरह के, सबसे पहला मैनेजमेंट टीम और दूसरा बिजनेस टीम जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। इनका जो मैनेजमेंट टीम है वो काफी ज्यादा ताबड़तोड़ है। वो डायरेक्ट देखते हैं कि कोई भी होटल को मैनेज कैसे किया जाए। ये हर पॉइंट्स पे कस्टमर की सुनते हैं कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्या। मान लो कोई स्टाफ है, कोई अगर रेंटर्स है वो बदतमीजी से बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है ओयो के पास। तो वहां वो उसकी मैनेजमेंट टीम क्या करेगी, उस स्टाफ को लेकर आएगी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर। इनके 26 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और कई सारे स्किल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो यहाँ पे वो उसको ट्रेनिंग देंगे, पूरा सिखाएंगे सब कुछ A to Z। उसके बाद उसको रीज्वाइन करेंगे, भैया आप तो सब कुछ सीख चुके हैं अब जाके फिर से वहां पे जाकर काम करो। मतलब कि देखो तो किस लेवल पे ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने सारे मैनेजमेंट टीम को, सारे मैनेजमेंट प्लान को। और अगर कोई होटल ओनर वाला ही बदमाशी कर रहा है कि भैया गंदी सर्विसेज दे रहा है, पैसा ज्यादा चार्ज कर रहा है, मतलब 3-5 हजार कुछ कर रहा है, तो वो क्या करेंगे अगर दो कोई गंदा फीडबैक कर दिया उस होटल के बारे में तो उस होटल को ही अपने प्लेटफॉर्म वेब प्लेटफॉर्म से पूरा डिलीट कर देंगे कि भैया तुम जाओ, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना। मेरे पास कई सारे होटल्स उस सेक्टर में या उस एरिया में और भी कई सारे होटल्स हैं जो कि मेरे पास ऑनबोर्ड हो सकते हैं। अगला जिनका एफिशिएंट टीम है वो है इनका बिजनेस टीम जो कि इनके बिजनेस को स्केल करता है। इनके सारे बिजनेस टीम में जो मेंबर्स है सबको पता है कि भैया हमें कैसे करके अपने नए नए होटल्स को, नए नए रूम्स को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करना है। मतलब कि जहां के कॉम्पिटिटर है जो कि एक प्रॉपर्टी को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करने के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना लगाते हैं, वहां ओयो रूम्स क्या करता है कि एक प्रॉपर्टी को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करने के लिए 3 से 4 मीटिंग्स और 1 हफ्ते के अंदर अंदर खट खट अपने टेक्नोलॉजी लेवरेज से ऑनबोर्ड कर लेता है। लेकिन कैसे? तो यहाँ वो काम करते हैं 5वें स्ट्रेटजी के साथ, पॉप स्ट्रेटजी जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेबुक। तो यहाँ जो इनकी बिजनेस टीम है उनको मिला है भैया क्रिप्टॉन V3 का ऐप। ये ऐप क्या करता है कि अपने टेक्नोलॉजी लेवरेज से सिर्फ कुछ मीटिंग्स के अंदर और कुछ दिनों के अंदर अंदर ये नए होटल्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया कि सबसे पहले ये लिस्ट आउट कर लेते हैं, ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि हमें किस प्रॉपर्टी को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करना है। पहले दिन ही जाकर के उस प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में या फिर उस होटल ओनर्स के पास जाकर के सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसको साइन अप करवा लेते हैं। दूसरे दिन तुरंत वहां पर जाकर के ऑडिट मारते हैं कि भैया उस होटल के अंदर, उस रूम के अंदर हमें क्या मरम्मत करना है, क्या चीजें हटाना है, क्या चीजें नहीं ऐड करना है। और तुरंत तीसरे दिन ही अपने एक मिनी ट्रक लेके पहुंच जाते हैं, सारा पूरा जो प्रोसेस है, सारा नई नई चीजें लगवाना या फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना पूरा पूरा काम करते हैं। और फिर चौथे दिन से होटल हो गया लाइव, मतलब कि उसकी बुकिंग स्टार्ट। और आप यकीन नहीं करोगे इस पॉप स्ट्रेटजी से, जहां ओयो पहले 1 महीने में 30-35 होटल्स ऑनबोर्ड करता था, एक समय पे इन्होंने क्या करा कि इस पूरा पॉप स्ट्रेटजी इतना खतरनाक इवेंट चलाया इन्होंने कि अपने पूरे टीम्स की बदौलत इन्होंने मात्र 1 महीने में 135 होटल सिर्फ दिल्ली के अंदर ऑनबोर्ड किया था। और आज यही कारण भी है कि पूरे ओयो रूम्स के पास 1 लाख के लगभग होटल्स ऑनबोर्ड किए हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा रूम्स अवेलेबल है। साथ ही इनके पास हर 11,000 ये रूम्स पर मंथ ऐड करते आ रहे हैं सिर्फ इंडिया के अंदर। तो आप समझ लो कि ग्लोबली किस लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किस लेवल पे खेल रहे हैं। और आज हमारे भारत के अंदर ही टॉप होटल जिनकी लिस्ट में ओयो टॉप पर आता है। हालांकि अभी कोविड का टाइम काफी बुरा चल रहा था जहाँ पे इनके बिजनेस काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इसके ऊपर, लेकिन टार्डेली इसको भी काफी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और मार्केट में फिर से अपनी पोजिशनिंग काफी अच्छे से बना रहे हैं। अब आए ओयो के बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो इनका बिजनेस मॉडल दो तरह का है। सबसे पहला एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल और दूसरा है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। लेकिन आप जानते हैं ये दंग रह जाओगे कि इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो इनके सेकंड पार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से ही आता है। समझाता हूँ कैसे। पहले वो जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल था वो सिर्फ एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल के ऊपर ही चल रहा था। वो क्या करते थे कि कोई भी होटल के रूम्स को या फिर उस जगह को पूरा लीज पे ले लेते थे
लीज पे लेने के बाद वो उस जगह को अपने तरीके से स्टैंडर्डाइज करते थे, उसको ब्रांड इक्विटी देते थे और उसके बाद कस्टमर से प्रॉफिट लेते थे। पर यहाँ पर कुछ होटल्स वाले इतने ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे कि वो क्या करते थे कि भैया ओयो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस रूम्स का बुकिंग कम प्राइस पे चल रहा है वो उसको खुद से ही बुक करते थे और एंड कस्टमर से बोलते थे कि भैया ये है तो हमारा कस्टमर, तो उनसे वो सारा प्रॉफिट खुद ही रखते थे। तो यहाँ था ये बहुत बड़ा लूप होल था इनके बिजनेस मॉडल के अंदर, जो कि इनडायरेक्टली इनके रेवेन्यू पे भी काफी बुरा असर डाल रहा था। तभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। उसके बाद से इन्होंने क्या करा कि जो भी कस्टमर सीधा सीधे ये क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया आप हम लीज पे नहीं लेंगे, अब पूरा आप फ्रेंचाइजी है, आप हमारा फ्रेंचाइजी बन जाओ, हमसे आपको अपना ब्रांडिंग देंगे और आप उसको अपने तरीके से पूरा चलाओ। फिर क्या हुआ कि हमारा ब्रांड इक्विटी तो बन चुका है कि कोई भी ओयो को देखेगा तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। हम क्या करेंगे कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे थ्रू आता है तो वहाँ पे हम 22% कमीशन चार्ज करेंगे पर बुकिंग से। वैसे ये तो हो गया इनका पहला रेवेन्यू सोर्स। अगला में ये कमाते हैं भैया रूम रिजर्वेशन फीस है। मान लो आपको कोई सर्कल है, 2-3 लोगों का दोस्त आपका सर्कल है या फिर कोई फैमिली, आप जाना चाहते हो ओयो रूम्स वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया में वहाँ बुक करना चाहते हो, तो वहाँ आप क्या करोगे कि एक सप्ताह पहले ही बुकिंग कर लो, कहीं वो मिले या ना मिले आपको नहीं मिलेगा बाद में, तो आप पहले बुकिंग कर लेते हो। तो ये क्या बोलता है कि आप भैया मात्र 25% ही पे करो एडवांस में। तो क्या होता है कि 25% तो पहले पेमेंट आ गया भैया ओयो के बाद। वहाँ वो क्या करता है कि मान लो उसका बाद में प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लान में कैंसिल कर दिया कि मुझे भैया नहीं जाना है, तो 25% भैया अनरिफंडेबल है, मतलब कि वो रिफंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया दूसरा रेवेन्यू सोर्स जहाँ से पैसे कमाते हैं। अगला इनका है विजार्ड, बोले तो ओयो विजार्ड। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका जो कोई कस्टमर है जो कि पर्टिकुलरली और परमानेंटली इनके पास आता है तो वहाँ उसको प्रीमियम सर्विसेज देते हैं। प्रीमियम सर्विसेज के अंदर यार अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। तो यहाँ इनका 3 तरह का प्लान है ओयो विजार्ड के अंदर। आप यार देख लो कि किस तरह से प्लान है और किसका क्या प्राइस पॉइंट है। अगला ये कमाते हैं भैया एडवर्टाइजिंग से। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे बिजनेसेस हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया वो उनका एड रन करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ से वो एडवर्टाइजिंग फी के ऊपर कमाते हैं। अगला भैया स्पॉन्सरशिप है, एडवर्टाइजमेंट है। अगला ये कमाते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज से, जैसे कि इनके पास तो डाटा एनालिसिस करने के लिए काफी बड़ा डाटा है लोगों का, तो ये क्या करते हैं कि उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर देते हैं। कोई भी होटल्स वाला है, क्लब वाला है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ वो कंसल्टिंग सर्विसेज के ऊपर भी उसको दे करके उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब भाई मात्र 28 साल की उम्र है रितेश अग्रवाल जी की और आज का बिजनेस देखो कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। बोले तो 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनका परचेज बना हुआ है और इसीलिए आज तक कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और ये फंडिंग के ऊपर रिलायबल है। देखा है तो आज तक उन्होंने लगभग $4 बिलियन का फंडिंग रेज कर लिया है, जिसमें अगर कुछ मैं इन्वेस्टर्स के नाम बताऊं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो भाई सॉफ्टबैंक ग्रुप है, सिकोवा इंडिया है और इनकी जो बस बड़ी ग्लोबल कॉम्पिटिटर है एयरबीएनबी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। और चौथा इन्वेस्टर भैया माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें कई सारे और भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आए ओयो के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, तो भैया फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपेयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इनका रिपोर्ट है वो काफी गंदा रहा है। हालांकि कुछ एक्सपेक्ट में अच्छा भी रहा है। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू के बारे में, तो भैया आप यहाँ पे फिन ट्रैकर का जो रिपोर्ट है वो यहाँ देखो कि कैसे 70% ऑफ इनका रेवेन्यू 2020 के कंपेयर में 2021 में काफी ज्यादा घटा है। बात करें अगले में इनके एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी इनका लगभग 70% ही घटा है, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि भैया रेवेन्यू घटा है तो एक्सपेंस भी घटा है। तो रेवेन्यू खराब है लेकिन एक्सपेंस अच्छा है क्योंकि घटा है। अगले में बात करें लॉस के ऊपर, तो लॉस भी आज कंपनी काफी ज्यादा बियर कर रही है। जैसे देखा जाए तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल 2021 में जो लॉस है इनका वो है 39-43 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में जिनका लॉस है वो पिछले साल से 70% ये भी घटा है। तो लॉस भी काफी कम हो रहा है और एक्सपेंस भी काफी घट रहा है, लेकिन भैया रेवेन्यू भी तो घट रहा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी भी लॉस में ऑपरेट कर रही है। लेकिन भाई अब रितेश अग्रवाल का ये जो ओयो रूम्स कंपनी है वो स्केलेबिलिटी के ऊपर ना जाकर के अब ज्यादा ये प्रॉफिटेबिलिटी के फोकस कर रहे हैं और ये प्रॉफिट के दिन आने वाले हैं। बोले दिन का आईपीओ आ रहा है। वैसे अभी तक तो कोई कंफर्मेशन डेट नहीं आया इनका कि कब तक ये अपने आपको लिस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन हो सकता है कि मिड ऑफ 2022 तक ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए और इनका आईपीओ आ जाए। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और अब तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देर किस बात की है, फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा है, जाके जल्दी से खुलवा लो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में सीखा होगा ओयो की पूरी केस स्टडी, इनके बिजनेस मॉडल, इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनके फाइनेंशियल्स, इनकी फंडिंग और इनके पूरे वैल्यूएशन के बारे में। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट मुझसे पूछ लेना। साथ ही कमेंट में ये भी बताओ कि अगर ओयो का आईपीओ आता है तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। कमेंट करना, फीडबैक भी दो इस वीडियो से रिलेटेड, और आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सभी को पता चल सके कि ओयो की पूरी केस स्टडी और इसकी पूरी जर्नी के बारे में। और चैनल पे पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्यों नहीं करते हो। और बाद में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आता सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।